बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो स्पेसिफिक हीट और कैलोरी मीटर के बारे में है। कैलोरीमेट्री एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप किसी चीज़ का टेम्परेचर, किसी मटेरियल का टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम सेकंड टॉपिक की तरफ मूव करें, सबसे पहले हम स्पेसिफिक हीट को री डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जो लास्ट टाइम हमने ऑन कैंपस क्लास में लर्न करने की कोशिश की थी। सबसे पहले हम जस्ट अगर जनरल डेफिनेशन की तरफ जाएं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, इस के हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या है। आप अगर इसके वर्ड्स, इसके मीनिंग पर कंसंट्रेट करें कि हीट कैपेसिटी क्या है, तो मीनिंग कि किसी मटेरियल में हीट स्टोर करने की गुंजाइश को कह लें, मतलब कि कोई मटेरियल कितनी हीट को स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। ये तो अपने वर्ड्स में मैंने बताने की कोशिश की। अगर इसको प्रॉपर्ली इंग्लिश में डिफाइन किया जाए, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सैंपल 1 डिग्री। करके कोई भी एक सैंपल है, ठीक है, अब उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री इंक्रीज करना है, आपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। तो इस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए होगी, दैट दैट विल बी कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है, कॉमनली कंसेप्ट ये है कि हीट कैपेसिटी मीन की हीट एडिड जो है, ऐड की जाती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चेंज इन टेम्परेचर के। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल साइन में चेंज करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। तो ये एक जनरल सी डेफिनेशन है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो आप इस बेटा इसको अगर आप जस्ट कंसेप्चुअली इसको माइंड में बैठा लेंगे तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी, कि जस्ट आप वन लाइन डेफिनेशन है कि किसी भी सैंपल, किसी भी मटेरियल का आपने 1 डिग्री टेम्परेचर इनहांस करना है, बढ़ाना है। उस टेम्परेचर को 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए उसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। जैसे इसमें डिफरेंट मटेरियल्स की हीट कैपेसिटी ये स्टैंडर्ड है। जैसे आप देखें एल्यूमिनियम की हीट कैपेसिटी 900 है और डिफरेंट दी हुई है। इस तरह आयरन की 448 है, लेड की 128 है। ये डिफरेंट मटेरियल की हीट कैपेसिटी दी हुई है। ये आप टेबल को रिव्यू कर लीजिएगा, आप इजीली समझ आ जाएगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी का ही पार्ट है, स्पेसिफिक हीट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। हम ये भी बात की कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं हीट स्पेसिफिक हीट। ठीक है। अब जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, इसको पहले आप पिछले कंपेयर कर लें। हीट कैपेसिटी क्या होती है कि आप कोई भी सब्सटेंस है उसमें आपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जो एनर्जी चाहिए उसको हमने हीट कैपेसिटी का नाम दे दिया। अब स्पेसिफिक हीट क्या है कि आप उसको डिफाइन कर रहे हैं। पहले तो था कोई भी मास, आप कहते हैं पर यूनिट मास, मीन कि यूनिट मास का टेम्परेचर आपने इंक्रीज करना है, यानी कि आपने यूनिट मास का टेम्परेचर इंक्रीज करना है, जो जो भी है। तो उसके लिए जो भी हीट चाहिए होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। देयरफॉर इसमें लिखा है सी स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज अ हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। मीन यूनिट मास में कितनी एनर्जी है, मीन जैसे, तो उसका हमने हीट कैपेसिटी का नेम दिया। इसका फॉर्मूला भी वही, इसमें बस मैथ्स की एडिशन होगी। जहाँ लास्ट टाइम जो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू पढ़ा था ना, C डेल्टा T था, इधर आप Q M C डेल्टा T आ जाएगा। और इधर ये C जो होगा, अब ये हीट स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि ये हीट कैपेसिटी। ये आपने डिफरेंशिएशन भी रखनी है कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट को क्या कहते हैं। बाकी आप ये फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। ये टॉपिक आपने मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसको आप देख लेंगे। बाकी जो इसकी स्पेशली स्टोरीज अप एंड डाउन है, वो आप इसको जस्ट कंसेप्चुअली लर्न कर लें, उसको समझ लें, तो एमसीक्यूज के लिहाज से आपको उनके इंफॉर्मेशन अच्छे अंदाज से मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं कैलोरीमीटर के बारे में। कैलोरीमीटर क्या होता है? ये एक टेक्निक है, मैंने आगे बताया कि ये एक टेक्निक है। इसमें बाकायदा डेफिनेशन, अगर हम जस्ट इंग्लिश डेफिनेशन की तरफ ही चले जाएं करके, वन टेक्निक फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक हीट इन्वॉल्व्स हीटिंग ए सैंपल टू सम नाउन टेम्परेचर। मैंने कहा आपने किसी सैंपल को, किसी सैंपल में कोई भी मटेरियल होगा, किसी सैंपल को किसी नाउन टेम्परेचर, नाउन मीन जो आप जानते हैं, फिर आपने ही उसके हीट किया।
प्लेसिंग इट इन वेसल कंटेनिंग वाटर ऑफ नाउन मास, मतलब कि एक ऐसे वेसल में रख दिया जिसका आपको मास पता है, मतलब कि आपने पहले क्या लिया, एक सैंपल, एक मेटल लिया, कोई मटेरियल लिया, उसको आपने गर्म किया, फर्ज किया 100 डिग्री तक कर लिया, 200 तक कर लिया, और उसको आपने उस सैंपल को उठाकर किस में रख दिया, वाटर के अंदर रख दिया, ठीक है, मटेरियल वाटर के अंदर रख दिया। अब कह रहे कि द टेम्परेचर, डेफिनेट बात है, जो वाटर का टेम्परेचर कम होगा, जो आप सब्सटेंस उसके अंदर गिरा रहे हैं, रख रहे हैं, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ये इसमें लिखा है टेम्परेचर टी डब्ल्यू मीन वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर लेस देन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, जो भी है नॉन टेम्परेचर, मीनिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर इक्विलिब्रियम, उसके बाद कुछ देर के बाद उस मेटल का और पानी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपने मेजर कर लेना है कि वो चेंज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है। तो अब उसके उस इस टेक्निक को यूज करते हुए उसने उस मटेरियल का टेम्परेचर, उसकी चीज का, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर अपने कैलकुलेट कर लिया, मैंने वाटर का। दिस टेक्निक इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री एंड डिवाइस इज इन व्हिच द एनर्जी ट्रांसफर अकर्स आर कॉल्ड कैलोरीमीटर, जिसमें ये प्रोसेस होता है उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। इसकी ये एग्जांपल की तरफ आए, देखिए ये वाटर था, ये जो था ये कोल्ड वाटर जिसको कहा गया, ये कोल्ड वाटर था, ये हॉट कोई सब्सटेंस था, ठीक है, हार्ड सब्सटेंस है, उसका मास mx है, नाउन होगा, cx उसकी स्पेसिफिक हीट है, ये भी पता होगी कि उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, और T उसका नाउन टेम्परेचर होगा। उसके बाद m उसका मास है वाटर का, C उसकी स्पेसिफिक हीट है, और TW वाटर का टेम्परेचर है। ये भी हो सकता है नाउ, हो सकता है इसको आपने कैलकुलेट करना होगा, इसका टेम्परेचर कितना है, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, इसको हम मैथमेटिकली ऑब्जर्व करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है। ये अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को देखें, इसको अगर फॉलो करें, तो क्वेश्चन ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ये बनता है कि जो हीट आप कोल्ड, जो हीट ऐड होगी उतनी हीट हॉट से रिलीज होगी, मैंने कहा यूं कह लें, आप इसको समझें, जितनी हीट, मैंने कहा क्यू, उसने कहा ना क्यू कोल्ड, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू हॉट, इसका मतलब ये माइनस, क्योंकि जितनी हीट इसमें से निकलेगी उतनी हीट इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये दोनों इक्वल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे जब इक्विलिब्रियम में जाएंगे। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसमें इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा। कहते हैं सपोज mx द मास ऑफ द सैंपल, मतलब कि जो सैंपल है उसका, जैसे मैंने बात की, cx जो है उसकी स्पेसिफिक हीट है, और इनिशियल टेम्परेचर जो है tx है, जो आपने इनिशियल टेम्परेचर दिया गया फाइंड करना है या होगा। और वाटर के लिहाज से मास ऑफ द वाटर mw, स्पेसिफिक वाटर cw, और tw जो है टेम्परेचर ऑफ द वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप फॉर्मूला, पीछे हमने याद है आपका फॉर्मूला जो था वो क्या था, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, याद है ये, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। अब इसमें, अब इस फॉर्मूले को हम इधर अप्लाई करेंगे, देखें। अब अगर आप कोल्ड की जब बात करते हैं, तो एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी लिखेंगे। टी एफ मीन के फाइनल टेम्परेचर माइनस डब्ल्यू टेम्परेचर मीन के उसका, मीन के जब देखिए एक सब्सटेंस का टेम्परेचर था, एक वाटर का सब टेम्परेचर था, जब आपने उसको उसके अंदर डाला वाटर के अंदर, तो वो इक्विलिब्रियम में आ गया। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आया, वो चेंज इन टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस वाटर टेम्परेचर निकल आएगा। फर्ज की आपको पता था कि सपोज करता हूँ, पहले टेम्परेचर जो था वो 100 था, सॉरी टेम्परेचर था वो वाटर का सपोज 30 था, सपोज कर लेते हैं। तो ठीक है, जब आपने उसको डाला तो फाइनल टेम्परेचर 40 हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, 10 हो गया, तो 10 डिग्री जो है इसका चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। ये मैंने जस्ट एग्जांपल समझाया। इसी तरह हॉट के लिए भी वही फॉर्मूला, माइनस एम एक्स सी एक्स टी वाई एंड टी एक्स। माइनस इसलिए आता है कि ये एनर्जी इसमें से रिलीज होगी, अगर किसी सिस्टम में एनर्जी को ऐड करेंगे तो प्लस कहलाता है, प्लस मीन पॉजिटिव कहते हैं, और जब एनर्जी उसमें से निकलेगी तो आप इसको नेगेटिव का मीनिंग लिया जाता है। तो इस वजह से ये क्यू हार्ड जो है इसको नेगेटिव लिखा गया कि इसमें से एनर्जी इवॉल्व निकलेगी। तो इसको, अब ये हमने ऊपर भी फॉर्मूला पढ़ा, क्यू कोल्ड इज इक्वल टू क्यू हॉट, तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व फॉर अननोन स्पेसिफिक हीट, यानी कि आप किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ये बेसिक फॉर्मूला है किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट करने के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जब अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह आफ्टर लेक्चर वी विल डिस्कस। आगे ये एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। करके एक इन इनगॉट है, इनगॉट में कोई भी मेटल हो सकता है, इनगॉट में कोई भी मेटल है, आयरन है, लेड है, सिल्वर है, व्हाटएवर, कोई भी मेटल है, और मेटल इज हीटेड एट 200, उसका मास दे दिया है
मैंने कि मेटल का जैसे अभी अभी पढ़ा, मेटल का मास दे दिया है 0.050 ग्राम, जबकि उसका टीएक्स टेम्परेचर दे दिया 200। ठीक है, उसके बाद ड्रॉप इनटू क्लोरी कंटेनिंग क्लोरीमीटर कंटेनिंग 4.4 ग्राम किलोग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या दे दिया, एमडब्ल्यू क्या दे दिया 0.4, और उसका टेम्परेचर क्या दे दिया 20। ठीक है, और जबकि फाइनल टेम्परेचर जो चेंज हुआ वो भी दे दिया 20, टीएफ भी दे दिया। अब सी एक्स फाइंड करना है, स्पेसिफिक हीट, जो सब्सटेंस इसके अंदर इनगोट डाला जा रहा है उसकी आपने स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है, वो क्या है। तो उसको हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वही वाला फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा था, वो फार्मूला अगर आपके माइंड में हो, ये वाला फार्मूला भी हमने ऊपर पढ़ा, इसको आपने अप्लाई कर लेना है। अब इसमें आपने ये सी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, पहले आपने वो डाटा लिख लिया, आप सी एक्स के लिए ये आप सारी चीजें गिवन है, एमडब्ल्यू भी पता है, सी डब्ल्यू भी पता है। आप कहेंगे सी डब्ल्यू कैसे पता है, ये टेबल, ये कांस्टेंट होते हैं, ये आपने मेमोराइज भी करने होते हैं, ये आप पेपर में याद रखें कि अगर एग्जाम वगैरह में आते हैं तो ये वैल्यूज इसकी दी नहीं जाती, बात कर दी भी जा सकती है, लेकिन नॉर्मली आपको याद होनी चाहिए कि कॉमन, जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है, वो आपको ऑरली मेमोराइज होनी चाहिए। तो ये टेबल में ऊपर जो टेबल है गुजरा उसमें दी हुई है। अच्छा, ये कांस्टेंट जो है ना बार बार लिखे हुए हैं, इसको कांस्टेंट को बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप इन जनरल सॉल्व कर लें और बाद में लास्ट में उसके साथ कांस्टेंट को यूज कर लें। तो ये आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर 453 जूल पर किलोग्राम जो है इसकी स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये आप उम्मीद है कि आप इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसका ही आगे ये एग्जांपल इधर तक ही होगी, एक और एग्जांपल करते हैं 20.3, ये भी इसका ही इंटरेस्टिंग से इजी है। कह रहे कि एक काउबॉय फायर्स ए सिल्वर बुलेट, यानी कि एक काउबॉय वो सिल्वर बुलेट को फायर करता है विद इन मसल स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक पिस्टल है या कोई गन है उससे फायर करता है, उसमें से निकलती है बुलेट, और उसकी बुलेट की स्पीड जो है 200 मिली मीटर पर सेकंड है, और वो एक पाइनएप्पल वॉल ऑफ एक सलून, सलून के पाइनएप्पल वॉल उसके साथ जाके हिट करती है। assume all the internal energy trans generated by the impact remains with the bullet, क्योंकि वो जितनी भी इंटरनल एनर्जी उसकी जो चेंज होगी ना, कहते हैं कि वो बुलेट की वजह से होगी, एक्स्ट्रा मीन आइसोलेटेड सिस्टम समझ लें आप। ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज ऑफ द बुलेट, आपने जस्ट उसने पूछा कि बुलेट का टेम्परेचर चेंज क्या होगा। अब इसमें अभी हमने बात की कि ये सिस्टम जो है आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला आपने लोअर क्लासेस में या डिफरेंट क्लास में पढ़ा होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा ऊपर अभी जो पढ़ा है कि एनर्जी एनर्जी क्यू हीट एनर्जी ही की फॉर्म होती है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आपका फॉर्मूला जो निकलेगा डेल्टा के एम सी डेल्टा टी एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके बाद अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखिए चलाने से बुलेट फायर करने से पहले उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0। ठीक है, फाइनल क्या होगी ये हो जाएगी, मैंने कि फाइनल ये होगी, इनिशियल ये सपोज कर ली। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका फॉर्मूला जो इसमें, क्योंकि आपने डेल्टा टी निकालना है तो इसमें डेल्टा टी की वैल्यू निकलेगी तो आपकी ये रिलेशन निकलेगी, एम से कट जाएगा तो वी स्क्वायर ओवर 2c आ जाएगा फॉर्मूला। अब इसमें सी क्या चीज है, सी स्पेसिफिक हीट है, ये कांस्टेंट है, ये आपने याद रखना है सिल्वर के लिए। ये बुलेट कौन सी थी, सिल्वर की थी, तो इसका स्पेसिफिक हीट ये है, ऊपर टेबल में आप देख लेना उसमें दी होगी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर ये 85.5 डिग्री इसका आंसर निकल आएगा। इट मीन कि इतनी बुलेट की टेम्परेचर चेंज होगा। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कह रहे कि ये देखिए सपोज द कॉबॉय रन्स आउट ऑफ द सिल्वर बुलेट एंड फायर्स अ लेड बुलेट, मीन के अब वो सिल्वर बुलेट नहीं यूज करता, अब कौन सी यूज करता है, लेड बुलेट। लेड बुलेट अगर यूज करा तो उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, और जितनी स्पेसिफिक कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कम होगी उतना चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये याद रखें। तो आप देखिए इसकी स्पेसिफिक पहली स्पेसिफिक हीट 234 थी, अब स्पेसिफिक हीट जो होगी वो 128 जूल है पर ग्राम। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कम हुई तो इसकी चेंज इन टेम्परेचर कह रहा है कि क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, डेफिनेट बात है, आप ओरली भी बता सकते हैं बढ़ेगा, लेकिन उसने मैथमेटिकली प्रूव किया तो इसका चेंज इन टेम्परेचर 156 डिग्री है। जस्ट इधर 234 ऐड किया है, इधर 128 ऐड करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर 156 है। तो ये प्रूव हो गया कि बुलेट चेंज करने से, मतलब स्पेसिफिक
हीट चेंज होने से चेंज इन टेम्परेचर भी चेंज होता है। अगर कम स्पेसिफिक हीट कम होगी तो चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा, स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी तो चेंज इन टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, ये भी आपने इसके साथ ट्रीट कर लेना है। अगर नहीं प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह हम बाद में भी इस लेक्चर के बाद भी डिस्कस कर लेंगे। आगे नेक्स्ट ये टॉपिक है, ये करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद आपके क्वेश्चंस को लेंगे। ये पॉइंट है लेटेंट हीट के बारे में, ठीक है। लेटेंट हीट क्या, ये न्यू टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। पहले तो इसकी लेटेंट को हम डेफिनेशनली तौर पर कहते हैं हिडन, मीन की छुपी हुई हीट, ठीक है। छुपी हुई हीट को कहते हैं लेटेंट, हिडन को कहते हैं। इसका वर्ड तो मीनिंग यही है। इसकी प्रॉपर पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसकी तरफ आते हैं हम इसकी बकायदा इसकी स्टोरीज की तरफ। लेटेंट हीट होता क्या है? लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द हीट और एनर्जी दैट इज अब्सॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग फेज चेंज। मीन कि जब किसी मटेरियल का फेज, सब्सटेंस का फेज चेंज होगा, जो एनर्जी ऐड हुई या इवॉल्व हुई, निकली, ऐड हुई या इवॉल्व हुई, तो जो इसमें फेज चेंज हुआ, ये जो प्रोसेस होगा फेज, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आइस थी, आइस आइस जो है वो चेंज हुई वाटर में, तो ये फेज, दैट इज कॉल्ड फेज चेंज। तो वो आइस थी वो वाटर में चलेगी। अब वाटर वाटर चेंज हुआ स्टीम में, ठीक है, ये फेज चेंज हो गया। अब आइस का वाटर में जाना और वाटर का स्टीम में जाना, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेज। फेज चेंज का मतलब समझ चुके होंगे कि उसकी उसकी सिचुएशन, मीन की उसकी स्टेटस चेंज हो जाए, कि वो आइस था वो वाटर में चला गया, अब आई वो बर्फ थी ये वो पानी हो गया, पानी से स्टीम में चला गया, ये इसका फेज चेंज कहलाता है। अब कह रहे कि जब फेज चेंज हो गया और फेज चेंज होने के दौरान जो एनर्जी अब्सॉर्ब हुई या रिलीज हुई, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं ना, अब्सॉर्ब हुई या रिलीज हुई, तो उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट। अब इसको दोबारा, इसको नेक्स्ट है, इट आइदर बी फॉर्म गैस लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड, जैसे इसमें गैस टू लिक्विड में गया, लिक्विड टू सॉलिड में गया, और वाइस वर्सा। लेटेंट हीट इज रिलेटेड टू हीट प्रॉपर्टी कॉल्ड एंथैल्पी। ये केमिस्ट्री में भी अगर आपने एफएससी में पढ़ी हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी शायद ये टॉपिक है। एंथैल्पी क्या होता है कि एनर्जी जो ऐड होती है या रिलीज होती है, अब्सॉर्ब होती है या रिलीज होती है, इसको हम एंथैल्पी का नाम देते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको बेसिक डेफिनेशन समझ होगी, क्योंकि इन वन वर्ड डेफिनेशन आप समझ लें, इसका कंसेप्ट समझ लें कि लेटेंट हीट क्या होगी, जो एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज हुई ड्यूरिंग फेज चेंज, फेज चेंज के दौरान जो एनर्जी ऐड या रिलीज हुई, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट। आई होप कि अभी आपको डेफिनेशन चेंज समझ आ गई होगी। ये सारी पॉइंट जो है ये डिस्कशन इसमें की हुई है, तो ये आपने इसको देख लेना है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है कि जैसे फेज चेंज होता है कॉमनली, फिर फेज चेंज में टू कॉमन फेज चेंजेस आर जैसे सॉलिड टू लिक्विड चला गया, लिक्विड टू गैस हो गया, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर टू सॉलिड बन गया, ठीक है। इस तरह टेम्परेचर। अब इसमें यह कि ऑल सच फेज चेंज इन्वॉल्व चेंज इन सिस्टम इंटरनल एनर्जी, करके जब फेज चेंज होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो तब्दील हो जाती है। वो सॉलिड में था तो लिक्विड में चला गया, लिक्विड में जाता तो वो गैस में चला गया, स्टीम में चला गया, गैस था तो लिक्विड में आ गया। तो इसकी फेज चेंज की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, उसकी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसमें ये एक इम्पोर्टेंट है। और दूसरी पॉइंट ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, ये पॉइंट जो है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग ए फेज चेंज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए अब कितनी एनर्जी आपने ट्रांसफर हुई, अब ये डिपेंड किसके ऊपर पड़ेगा, उसके सब्सटेंस पर। जितना ज्यादा सब्सटेंस होगा उतनी एनर्जी इन्वॉल्व ज्यादा होगी। मैंने कि अगर ज्यादा है, मैंने कि जैसे आइस समझ लें, आइस को वाटर में लेके आना है, तो जितना अब पानी ज्यादा हो, आइस ज्यादा होगी, उतनी हीट भी ज्यादा, एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी हमें। और अगर आइस कम होगी तो एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी, तो कॉमन सेंस है। तो ये उसने कहा कि ये सब्सटेंस की अमाउंट पर डिपेंड करेगा। और दूसरा क्या है, हायर द फेज मटेरियल टू मीन मटेरियल एग्जिस्टिंग एट हायर टेम्परेचर। कह अगर इसका फेज हायर है, हायर फेज मतलब है कि इसका मतलब है कि वो उसका टेम्परेचर भी हाई होगा। इसका मतलब समझ लें, ये कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आप देखें आइस का
फेज लो है, जब वाटर में जाएगा तो वो उसको हायर टेम्परेचर चाहिए ना, वाटर से स्टीम में जाएगा तो हायर टेम्परेचर चाहिए, तो उसको हायर टेम्परेचर भी इस लिहाज से उसने इसकी बात की है। तो वाटर इज हायर फेज मटेरियल कंपेयर टू आइस, ठीक है, आइस के मुकाबले में वाटर हाई फेज है। इस तरह स्टीम के मुकाबले में फेज देन वाटर, मतलब कि अगर स्टीम की बात करें तो स्टीम जो है का फेज जो है हायर होगा कंपेयर टू वाटर। इस तरह आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। एनी हो, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। यहाँ से बेसिक टॉपिक स्टार्ट होता है। ये है कंसीडर सिस्टम कंटेनिंग सब्सटेंस इन टू फेजेस इक्विलिब्रियम सच एज वाटर एंड आइस। अब इधर एग्जांपल क्या ले रहा है, वाटर और आइस की। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इधर हम अब जो डिस्कशन करने जा रहे हैं जस्ट वाटर और आइस के लिहाज से बात कर रहे हैं, आगे वो इसको फेज चेंज के लिहाज से डिस्कस करेगा। करके इनिशियल अमाउंट ऑफ हायर फेज मटेरियल वाटर इज सिस्टम इज एम आई, मीन के फर्ज किया वाटर है उसका मास एम आई है। इमेजिन दैट एनर्जी क्यू इज इंटर द सिस्टम, सिस्टम इंटर, याद रखे अभी बात की है, जब एनर्जी इंटर होगी तो इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, और जब एनर्जी लीव होगी तो इसको नेगेटिव लिया जाएगा। ये भी आपने जहन में रखना है। इंटर द सिस्टम एज रिजल्ट द फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इज एम एफ, इसका अमाउंट ऑफ वाटर जो होगी वो एम एफ हो जाएगा। ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस के मेल्ट होने से देयरफॉर द अमाउंट ऑफ आइस दैट मेल्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ न्यू वाटर। आप देखो अमाउंट ऑफ न्यू वाटर निकल आएगा ना, यानी कि आप आइस था मेल्ट हुआ, मेल्ट होता होता वो इनके जितना मेल्ट हो, इनके जितनी आइस मेल्ट होगी उतना वाटर हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर, न्यू वाटर क्या होगा, चेंज एम एफ माइनस एम आई। इनके इनिशियल मास क्या था, फाइनल मास क्या था। तो वी डिफाइन द लेटेंट हीट, इसको लेटेंट हीट को डिफाइन जो किया मैथमेटिकली, एल इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा एम। क्यू क्या हीट है, एल क्या है लेटेंट हीट है, डेल्टा एम क्या है चेंज इन मास है। तो दैट इज कॉल्ड द मेन फार्मूला फॉर लेटेंट हीट। ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, ये आपने इसको मेमोराइज करना है। और लिटरली हमने अभी बात की कि लेटेंट हीट को क्या कहते हैं, हिडन हीट का भी नाम देते हैं। कहते हैं फेज चेंज एज वेल एज ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, उनके फेज चेंज से मटेरियल की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। जैसे आइस की प्रॉपर्टीज और होंगी, वाटर की और होंगी, गैस की और होंगी। तो जो फेज चेंज होगा उसके लिहाज से उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। तो बेटा आप समझ गए होंगे फेज चेंज का मतलब क्या है। फेज चेंज है कि वो एक स्टेट से दूसरे में चला गया। वाटर आइस था तो वाटर में चला गया, वाटर था तो स्टीम में चला गया, दैट इज कॉल्ड द फेज चेंज। ठीक है, तो इस तरह इसमें देखें कि अब इसमें हीलियम है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, इसमें 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं, ये टेबल को बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें मजीद इसमें ये था कि फर्ज किया द चेंज इन मास ऑफ द वाटर इज एम एफ इज इक्वल टू माइनस एम जीरो। अब इसका मतलब क्या है कि अब आपके पास आइस थी, ठीक है, आइस का पीस था, आइस का पीस था। अब वो आइस का पीस सारे का सारा जो है ना वो किस में चेंज हो गया, वाटर में। ठीक है, वाटर में चेंज हो गया। ठीक है, वाटर में चेंज हो गया। अब आइस का पीस वाटर में चेंज हो गया तो इसका मतलब तमाम का तमाम जो आइस मास था वो तमाम का तमाम चेंज किस में हो गया, वाटर में। तो इसका इनिशियल मास एम आई था, फाइनल मास क्या होता है, एम एफ था। तो चेंज क्या होगा, जब वो चेंज हुआ एम एफ माइनस जीरो, बाकी एम आई क्या हो जाएगा, जब आल टू आल जो चेंज हो गया इसमें होगा तो एम एफ माइनस जीरो इज इक्वल टू एम। ठीक है, तमाम का तमाम मास जो है वो आइस जो है वो वाटर में चेंज होगी, तो इस लिहाज से इधर जीरो आ गया तो वो तमाम का तमाम उसमें लिक्विड में चला गया। अच्छा, इसमें मजीद इसमें देखें कि इसका फॉर्मूला उसने हीट इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा एम। अब इसमें हीट 3 तरह की प्रोसेस हो सकते हैं। पहली बात आती है ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहलाता है। लेटेंट फ्यूजन का मतलब यह है इसमें सॉलिड लिक्विड में जाता है। जब सॉलिड चीज जैसे आइस किस में गई, वाटर में, तो इस तरह की जो हीट इवोल्यूशन है इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। जब और वेपोराइजेशन क्या है, जब वाटर स्टीम में जाएगा, जब वाटर स्टीम में जाएगा तो इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम देते हैं। तो ये ऊपर जो टेबल की बात करने जाता है देखें कि लेटेंट ऑफ फ्यूजन कि इसमें हीलियम किस में जाएगा, वाटर में। वाटर में जाने के लिए इसकी फ्यूजन हीट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये होगी। बॉइलिंग में जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो जब वो स्टीम में जाएगा तो इसकी फ्यूजन ये हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब स्टीम में जाएगा तो उसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और जब वो लिक्विड में जाएगा तो इसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये आपने इस चीज को
ज़हन में रखना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, मज़ीद इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें हीट जब ऐड होती है, जब हीट ऐड होती है तो उसको हम पॉजिटिव से लेते हैं, और जब हीट रिलीज़ सॉरी और जब रिलीज़ होती है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ये देखिए इसमें डिस्कस किया हुआ है। एडिड हीट होगी तो नेगेटिव और सॉरी पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है। When Q delta M is the negative and Q is negative, again जब हीट इवॉल्व होगी, निकलेगी, और जब ऐड होगी तो इसको उस वक्त हम पॉजिटिव लेंगे। ये देखिए इसमें पॉइंट है, जब हीट मास इंक्रीज होगा या हीट ऐड होगी तो पॉजिटिव, और जब उसका उल्टा होगा तो नेगेटिव होगा। अच्छा, ये चीज है। अब इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत तवज्जो से देखना है। ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो है, अब इसके डिफरेंट पार्ट हैं, ये इसमें दिए हुए हैं। ये ग्राफ को फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह सारे पॉइंट डिस्कस होंगे। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका, इसको हम कह देते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर क्या है, एनर्जी एडिड, और वाई एक्सिस पर है टेम्परेचर। अब कह रहे कि ये ये -30 है, मैंने कि ये आइस है, इस पॉइंट पर वो आइस था। तो इसकी स्टेट्स पहले वो, ये स्टेट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये लास्ट ई है। वाटर की डिफरेंट स्टेट्स को बयान कर रहा है। ये इसमें लिखा हुआ है, पार्ट टाइप लिखा हुआ है, इस तरह ही आपने इसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन मैं इस ग्राफ की मदद से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए जब आइस 0 से -30 से 0 पर गई, यानी कि जब टेम्परेचर -30 से 0 पर गया, तो अब दोनों ही एग्जिस्ट करेंगी, आइस भी और वाटर भी। आहिस्ता आहिस्ता वो मेल्ट होना शुरू होंगी। तो इस कंडीशन में जब -30 से 0 में जाएगा तो आइस भी प्रेजेंट होगा और वाटर भी प्रेजेंट होगा। बी पार्ट में जब 0 से इंक्रीज हुआ टेम्परेचर थोड़ा सा, तो फिर ये क्या होगा कि ये जो है ना, ये उसमें चेंज होना शुरू हो गया। ये जो ना, इधर 0 आइस थी, ये फेज चेंज हुआ किसमें, आइस और वाटर में। फिर इधर से वाटर में रह गया, आइस और वाटर में बी पार्ट में। फिर जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये किस में चला गया, फेज चला गया आइस वाटर में, डायरेक्ट अब्रप्टली वाटर में। जब टेम्परेचर 100 तक चला गया, 100 से, यहाँ से 100 तक जा रहा है, तो ये वाटर आ गया, सारा वाटर में चेंज हो गया। और जब मजीद टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये वाटर और स्टीम आ गया। मैंने कहा वाटर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, वो वाटर और स्टीम दोनों भाप बनना शुरू हो गया। आप देख रहे हो, और जब प्रेशर कुकर होता है, जब आप जब गर्म करें तो ऊपर स्टीम, वाटर भी है और स्टीम भी है, दोनों चेंज होना शुरू हो गए, मीन दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं इधर, वाटर भी है और स्टीम भी है। लेकिन जब टेम्परेचर मजीद बढ़ाया तो अब ये वाटर किस में चेंज चला गया, स्टीम में चला गया। तो अब देखिए, अब इसमें जैसे जैसे अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एनर्जी ऐड हो रही है। पहले इतनी एनर्जी ऐड हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर एनर्जी इतनी ऐड हुई। तो इसको हम मैथमेटिकली भी इधर किया हुआ है, मैं आपको अब इधर से बयान करता हूँ। पार्ट ए में क्या था कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम -30 टू 0। जब -30 टू 0 हुआ तो क्या हुआ कि इसकी एनर्जी क्या होगी, ऐड होगी। एनर्जी क्या होगी, टेम्परेचर वेरीज लिनियरली विद एनर्जी एडिड, एनर्जी ऐड होगी। जबकि आइस की स्पेसिफिक हीट आपको पता ये होती है, इसका फॉर्मूला आपको पता ये है, Q इज इक्वल टू MICI डेल्टा T। ठीक है, M क्या है, ये 1 ग्राम, इधर जो मास लिया जा रहा है आइस 1 ग्राम लिया, याद रखना 1 ग्राम, इट मींस के 10 की -3 kg कह देंगे इसे। ठीक है, तो ये 1 ग्राम मास हो गया। ठीक है, उसके बाद C स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, और ये टेम्परेचर जो चेंज हुआ था, इसमें एनर्जी कितनी ऐड हुई, 62.7 जूल होगी। जब वो -30 से 0 पर गया तो एनर्जी कितनी ऐड हुई, 62.7। अच्छा आगे आ जाए, जब पार्ट बी पर आया, मीन पार्ट बी, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रीचेस 0, जब 0 आया, आइस एंड वाटर मिक्सचर रिमेन्स एट द सेम टेम्परेचर इवन दो एनर्जीज बीइंग एडिड। बेशक एनर्जी ऐड हुई, लेकिन आइस और वाटर दोनों मौजूद हैं और टेम्परेचर 0 है, लेकिन एनर्जी ऐड की जा रही है। अब 1 ग्राम आइस है, 0 टेम्परेचर है, तो इसमें जब ऐड करेंगे, इसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, डेल्टा MW होगा। तो इसको LF इज इक्वल टू MI कह देंगे कि इस केस में वो जो जितनी भी आइस मास है वो किस में चेंज होगा, वाटर में। ठीक है, तो अब इसमें लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऊपर टेबल में दी हुई है। ठीक है, मास आपको पता है, इसमें वैल्यू करेंगे तो इतनी एनर्जी 333 जूल एनर्जी इसमें ऐड हुई। ठीक है, आगे आ जाए पार्ट सी के बारे में। अब पार्ट सी जब वो वाटर में चेंज हो गया, अब पहले क्या था, पहले आइस और वाटर था, कंप्लीट वाटर में चेंज हुआ, मीन 0 से 100 में चला गया।
जब टेम्परेचर 0 से 100 में गया तो वाटर में वो तमाम की तमाम आइस किस में चेंज होगी, वाटर में चेंज हो गई। तो वाटर में चेंज हुई तो फिर उसके बाद एनर्जी जो ऐड हुई वो आपने इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर लेनी है, 419 जूल ऐड हो गई। अब पार्ट डी ये जो हो गया, अब मजीद जब टेम्परेचर बढ़ा तो अब वाटर और स्टीम आ गया। टेम्परेचर मजीद, टेम्परेचर बेसिक 100 ही रहा, लेकिन वो वाटर और स्टीम जो है इकट्ठी होनी शुरू होगी। जब मैं ये देखे ना, इधर जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा यहाँ तक 100, लेकिन अब वाटर और स्टीम जनरेट होना शुरू होगी एक पॉइंट तक। जब मजीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर वो स्टीम में चला जाएगा। अब वो हम डिस्कस करते हैं। तो इस केस में एनर्जी जो इवॉल्व हुई वो 2.263, ये रट्टा नहीं लगाना, ये आपने कैलकुलेट करनी, ये न्यूमेरिकल टाइप आपने सॉल्व की हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। जब मजीद टेम्परेचर 100 से 120 तक गया तो फिर जो एनर्जी ऐड हुई वो 440.2 जूल होगी। क्लियर हुई? इस तरह आपने पार्ट वाइज इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर ली, मैंने कि इसमें ये एनर्जी ऐड हुई, फिर ये ऐड हुई, फिर ये ऐड हुई, फिर हर पार्ट में कितनी एनर्जी ऐड हुई वो आपने कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेट करने के बाद अब टोटल एनर्जी कितनी हुई आप इसको ऐड कर सकते हैं। टोटल एनर्जी जो ऐड हुई, ठीक है, टोटल एनर्जी जो ऐड हुई वो क्या होगी, 62.7 प्लस 396 प्लस 815 प्लस 3070। ठीक है, ठीक है, ये और आखिर में 37, इसमें हम देख रहे थे, यस ये नहीं है, सॉरी, ये वैल्यूज ये इसमें में भी गलत हो, तो आपने ये वाली वैल्यूज लेनी है। इससे इसमें जो मैंने कि एक ये ऐड होगी, ये, ठीक है, इन तीनों को सबको ऐड करेंगे तो आपकी एनर्जी जो आपने इसमें की है वो सारी कैलकुलेट होगी, जिसकी वैल्यू ये होगी, जिसकी वैल्यू 3.11 10⁻³ जूल आएगी। जब इन सबको आप ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर निकल आएगा। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ों को समझ आ गई होगी। यहाँ तक आपने देखना, आगे जो टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह, ये जो कुछ डेफिनेट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसको हम बाद में देखेंगे। सुपर हीटिंग क्या होता है, सुपर कूलिंग क्या होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ तक आपने आई होप के अच्छे अंदाज से करना है, उम्मीद है समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। फिर हम अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करते हैं।